कहानी नमक। रजिया सज्जाद जहीर। उन सिख बीबी को देखकर सफिया हैरान रह गई थी। किस कदर वो उसकी मां से मिलती थी। वही भारी भरकम जिस्म, छोटी छोटी चमकदार आंखें जिनमें नेकी, मोहब्बत और रहमदिली की रोशनी जगमगाया करती थी। चेहरा जैसे कोई खुली हुई किताब, वैसा ही सफेद बारीक मलमल का दुपट्टा जैसा उसकी मां मुहर्रम में ओढ़ा करती थी। जब सफिया ने कई बार उनकी तरफ मोहब्बत से देखा तो उन्होंने भी उसके बारे में घर की बहू से पूछा। उन्हें बताया गया कि ये मुसलमान हैं, कल ही सुबह लाहौर जा रही हैं अपने भाइयों से मिलने, जिन्हें इन्होंने कई साल से नहीं देखा। लाहौर का नाम सुनकर वे उठकर सफिया के पास आ बैठी और उसे बताने लगी कि उनका लाहौर कितना प्यारा शहर है, वहां के लोग कैसे खूबसूरत होते हैं, उम्दा खाने और नफीस कपड़ों के शौकीन, सैर सपाटे के रसिया और जिंदा दिली की तस्वीर। कीर्तन होता रहा, वे आहिस्ता आहिस्ता बातें करती रहीं। सफिया ने दो एक बार बीच में पूछा भी, माताजी आपको तो यहाँ आए बहुत साल हो गए होंगे। हाँ बेटी, जब हिंदुस्तान बना था तभी आए थे। वैसे तो अब यहाँ भी हमारी कोठी बन गई है, बिजनेस है, सब ठीक ही है, पर लाहौर बहुत याद आता है। हमारा वतन तो जी लाहौर ही है। फिर पलकों से कुछ सितारे टूटकर दूधिया आंचल में समा जाते हैं। बात आगे चल पड़ती, मगर घूम फिर कर फिर उसी जगह पर आ जाती, साडा लाहौर। कीर्तन कोई 11 बजे खत्म हुआ। जब वो प्रसाद हाथ में लिए उठने लगी तो सफिया के सलाम के जवाब में दुआएं देती हुई रुखसत होने लगी। तब सफिया ने धीमे से पूछा, आप लाहौर से कोई सौगात मंगाना चाहें तो मुझे हुक्म दीजिए। वे दरवाजे से लगी खड़ी थीं। हिचकिचाकर बहुत ही आहिस्ता से बोली, अगर ला सको तो थोड़ा सा लाहौरी नमक लाना। 15 दिन यूं गुजरे कि पता भी नहीं चला। जिम खाना की शामें, दोस्तों की मोहब्बत, भाइयों की खातिरदारियां, उनका बस न चलता था कि बिछुड़ी हुई परदेसी बहन के लिए क्या क्या कुछ न कर दें। दोस्तों और अजीजों की ये हालत कि कोई कुछ लिए आ रहा है तो कोई कुछ, कहाँ रखे, कैसे पैक करे, क्यों कर ले जाए, एक समस्या थी। सबसे बड़ी समस्या थी बादामी कागज की एक पुड़िया जिसमें कोई सेर भर लाहौरी नमक था। सफिया का भाई एक बहुत बड़ा पुलिस अफसर था। उसने सोचा कि वो ठीक से राय दे सकेगा। चुपके से उसने पूछा, क्यों भैया, नमक ले जा सकते हैं? वो हैरान होकर बोला, नमक? नमक तो नहीं ले जा सकते, गैर कानूनी है। और नमक का आप क्या करेंगी? आप लोगों के हिस्से में तो हमसे बहुत ज्यादा नमक आया है। वो झुंझला गई। मैं हिस्से बखरे की बात नहीं कर रही हूं, आया होगा, मुझे तो लाहौर का नमक चाहिए, मेरी मां ने यही मंगवाया है। भाई की समझ में कुछ नहीं आया, मां का जिक्र क्यों किया था, वो तो बंटवारे से पहले मर चुकी थी। जरा नरमी से समझाने के अंदाज में बोला, देखिए बाजी, आपको कस्टम से गुजरना है और अगर एक भी चीज ऐसी वैसी निकल आई तो आपके सामान की चिंदी चिंदी बिखेर देंगे कस्टम वाले। कानून जो। वो बीच में बिगड़ कर बोली, निकल आने का क्या मतलब है? मैं क्या कोई चोरी से ले जाऊंगी, छिपा कर ले जाऊंगी? मैं तो दिखाकर जता कर ले जाऊंगी। भाई ये तो आप बहुत ही गलत बात करेंगी। कानून? अरे फिर वही कानून कानून कहे जाते हो। क्या सब कानून हुकूमत के ही होते हैं? कुछ मोहब्बत, मुरव्वत, आदमियत और इंसानियत के नहीं होते? आखिर कस्टम वाले भी तो इंसान होते हैं, कोई मशीन तो नहीं होते। हाँ, वे मशीन तो नहीं होते, पर मैं आपको यकीन दिलाता हूं, वो शायर भी नहीं होते। उनको तो अपनी ड्यूटी करनी होती है बस। अरे बाबा, मैं कब कह रही हूं कि वो ड्यूटी न करें? एक तोहफा है, वो भी चंद पैसों का। शौक से देख लें, कोई सोना चांदी नहीं, स्मगल की हुई कोई चीज नहीं और कोई ब्लैक मार्केट का माल भी नहीं। अब आपसे कौन बहस करे? आप अदीब ठहरी, और सभी अदीबों का दिमाग थोड़ा सा तो जरूर ही घूमा हुआ होता है। वैसे मैं आपको बताए देता हूं कि आप ले जा नहीं पाएंगी और बदनामी मुफ्त में हम सबकी भी होगी। आखिर आप कस्टम वालों को जानती ही कितना है। उसने गुस्से से जवाब दिया, कस्टम वालों को जाने या न जाने, पर हम इंसानों को थोड़ा बहुत जरूर जानते हैं। और रही बात दिमाग की, तो अगर सभी लोगों का दिमाग हम अदीबों की तरह घूमा हुआ होता तो ये दुनिया कुछ बेहतर जगह हो जाती भैया। मारे गुस्से के उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसका भाई सिर हिलाकर चुप हो गया। अगले रोज 2 बजे दिन को उसे रवाना होना था।
सुबह के लिए बहुत व्यस्त कार्यक्रम बन चुका था, इसलिए उसने सारी पैकिंग रात ही को करनी थी। कमरे का दरवाजा अंदर से बंद करके वो सामान बांधने लगी। इधर उधर फैली हुई चीजें धीरे धीरे सिमटकर सूटकेस और बिस्तर बंद में चली गईं। सिर्फ 2 चीजें रह गईं। एक तो वो छोटी सी टोकरी जिसमें कीनू थे, एक दोस्त का तोहफा, संतरे और माल्टे को मिलाकर पैदा किया गया फल, माल्टे की तरह रंगीन और मीठा और संतरे की तरह नाजुक, और दूसरी थी वो नमक की पुड़िया। अब तक सफिया का गुस्सा उतर चुका था। भावना के स्थान पर बुद्धि धीरे धीरे उस पर हावी हो रही थी। नमक की पुड़िया ले तो जानी है, पर कैसे? अच्छा, अगर इसे हाथ में ले लूं और कस्टम वालों के सामने सबसे पहले इसी को रख दूं तो? लेकिन अगर कस्टम वालों ने न ले जाने दिया तो मजबूरी है, छोड़ देंगे। लेकिन फिर उस वायदे का क्या होगा जो हमने अपनी मां से किया था? हम अपने को सैयद कहते हैं, फिर वायदा करके झुठलाने के क्या मायने? जान देकर भी वायदा पूरा करना होगा, मगर कैसे? अच्छा, अगर इसे कीनुओं की टोकरी में सबसे नीचे रख दिया जाए तो इतने कीनुओं के ढेर में भला कौन इसे देखेगा? और अगर देख लिया? नहीं जी, फलों की टोकरियां तो आते वक्त भी किसी ने नहीं देखी थी। उधर से केले और इधर से कीनू सभी ले जा रहे थे। ये ठीक है, और फिर देखी जाएगी। उसने कीनू कालीन पर उलट दिए, टोकरी खाली की और नमक की पुड़िया उठाकर टोकरी की तह में रख दी। एक बार झांक कर उसने पुड़िया को देखा और उसे ऐसा महसूस हुआ मानो उसने अपने किसी प्यारे को कब्र की गहराई में उतार दिया हो। कुछ देर उकड़ू बैठी वो पुड़िया को ताकती रही और उन कहानियों को याद करती रही जिन्हें वो अपने बचपन में अम्मा से सुना करती थी, जिसमें शहजादा अपनी रान चीर कर हीरा छिपा लेता था और देवों, खौफनाक भूतों और राक्षसों के सामने से होता हुआ सरहदों से गुजर जाता था। इस जमाने में ऐसी कोई तरकीब नहीं हो सकती थी, वरना वो भी अपना दिल चीरकर उसमें ये नमक छिपा लेती। उसने एक आह भरी, फिर वो कीनुओं को एक एक करके टोकरी में रखने लगी, पुड़िया के इधर उधर, आस पास और फिर ऊपर, यहां तक कि वो बिल्कुल छिप गई। आश्वस्त होकर उसने अपने हाथ झाड़े, सूटकेस पलंग के नीचे खिसकाया, टोकरी उठाकर पलंग के सिरहाने रखी और लेटकर दोहड़ ओढ़ ली। रात को तकरीबन 1:30 बजे थे। मार्च की सुहानी हवा खिड़की की जाली से आ रही थी। बाहर चांदनी साफ और ठंडी थी। खिड़की के करीब लगा चंपा का एक घना दरख्त सामने की दीवार पर पत्तियों के अक्स लहका रहा था। कभी किसी तरफ से किसी की दबी हुई खांसी की आहट, दूर से किसी कुत्ते के भौंकने या रोने की आवाज, चौकीदार की सीटी और फिर वही सन्नाटा। ये पाकिस्तान था। यहाँ उसके 3 सगे भाई थे, बेशुमार चाहने वाले दोस्त थे, बाप की कब्र थी, नन्हे नन्हे भतीजे भतीजियां थीं जो उससे बड़ी मासूमियत से पूछते, फूफी जान, आप हिंदुस्तान में क्यों रहती हैं जहां हम लोग आ ही नहीं सकते? उन सबके और सफिया के बीच में एक सरहद थी और बहुत सी नोकदार लोहे की छड़ों का जंगला जो कस्टम कहलाता था। कल वो लाहौर से चली जाएगी। हो सकता है साल भर बाद फिर आए। 1 साल से पहले तो वो आ भी नहीं सकती, और ये भी हो सकता है कि अब कभी ना आ सके। उसकी आंखें आहिस्ता आहिस्ता बंद होने लगीं। फिर उसे एक सफेद दुपट्टे का दूधिया आंचल लहराता दिखाई देने लगा, जिस पर यहां वहां सितारे झिलमिला रहे थे। हमें वहां से आए तो बहुत दिन हो गए। यहाँ हमारी कोठी भी है, बिजनेस भी, हम यहाँ बस भी गए हैं, पर हमारा वतन, वतन तो जी लाहौर ही है। फिर दिखा इकबाल का मकबरा, लाहौर का किला, किले के पीछे डूबते हुए सूरज की नारंगी किरणें, आस पास से फैलता उभरता अंधेरा, उस रंगीन अंधेरे में बहती हुई नरम हवा, उस हवा में रची हुई मौल सिरी की खुशबू और मकबरे की सीढ़ियों पर बैठे हुए 2 इंसान, सिर झुकाए चुपचाप, उदास, जैसे 2 बेजान परछाइयां। तो तुम कल चली जाओगी? हाँ। अब कब आओगी? मालूम नहीं, शायद अगले साल, शायद कभी नहीं। अचानक उसकी आंखें खुल गईं। शायद उसने मकबरे की सीढ़ियों के नीचे लगी दूब से एक पत्ती तोड़ी थी, जिस पर ठंडी ओस जमनी शुरू हो गई थी। हुआ ये कि नींद में करवट लेते हुए उसका हाथ कीनुओं से लबालब भरी टोकरी पर जा पड़ा। वो थे रसीले ठंडे कीनू, जिनको देते वक्त उसके दोस्त ने कहा था, ये हिंदुस्तान पाकिस्तान की एकता का मेवा है। सफिया फर्स्ट क्लास के वेटिंग रूम में बैठी थी।
دہلی تک کا کرایہ اس کے بھائی نے دیا تھا۔ وہ ہاتھ میں ٹکٹ دبائے ویٹنگ روم کے باہر پلیٹ فارم پر ٹہل رہا تھا۔ وہ اندر بیٹھی چائے کی پیالی ہاتھ میں لیے کینوؤں کی ٹوکری پر نگاہیں جمائے سوچ رہی تھی کہ آس پاس ادھر ادھر کتنے لوگ ہیں، لیکن صرف وہی جانتی ہے کہ ٹوکری کی تہہ میں کینوؤں کے نیچے نمک کی پڑیا ہے۔ جب اس کا سامان کسٹم کی جانچ کے لیے باہر نکالا جانے لگا تو اسے ایک جھرجھری سی آئی اور اس نے ایک دم سے فیصلہ کر لیا کہ محبت کا یہ تحفہ چوری سے نہیں جائے گا، نمک کسٹم والوں کو دکھائے گی وہ۔ اس نے جلدی سے پڑیا نکالی اور ہینڈ بیگ میں رکھ لی، جس میں اس کا پیسوں کا پرس اور پاسپورٹ آدی تھے۔ جب سامان کسٹم سے ہو کر ریل کی طرف چلا تو وہ ایک کسٹم آفیسر کی طرف بڑھی۔ زیادہ تر میزیں خالی ہو چکی تھیں، ایک دو پر اکا دکا سامان رکھا تھا۔ وہیں ایک صاحب کھڑے تھے، لمبا قد، دبلا پتلا جسم، کھچڑی بال، آنکھوں پر اینک۔ وہ کسٹم آفیسر کی وردی پہنے تو تھے مگر ان پر وہ کچھ جچ نہیں رہی تھی۔ صفیہ کچھ ہچکچا کر بولی، میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتی ہوں۔ انہوں نے نظر بھر کر غور سے اسے دیکھا، بولے، فرمائیے۔ ان کے لہجے نے صفیہ کی ہمت اور بڑھا دی۔ آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ انہوں نے کچھ حیران ہو کر اسے پھر غور سے دیکھا۔ میرا وطن دہلی ہے، آپ بھی تو ہماری ہی طرف کی معلوم ہوتی ہیں، اپنے عزیزوں سے ملنے آئی ہوں گی۔ جی ہاں، میں لکھنؤ کی ہوں، اپنے بھائیوں سے ملنے آئی تھی، وہ لوگ ادھر آ گئے ہیں۔ آپ کو بھی تو شاید ادھر آئے؟ جی، جب پاکستان بنا تھا تبھی آئے تھے، مگر ہمارا وطن تو دہلی ہی ہے۔ صفیہ نے ہینڈ بیگ میز پر رکھ دیا، نمک کی پڑیا نکال کر ان کے سامنے رکھ دی اور پھر آہستہ آہستہ رک رک کر ان کو سب کچھ بتا دیا۔ انہوں نے پڑیا کو دھیرے سے اپنی طرف سرکانا شروع کیا۔ جب صفیہ کی بات ختم ہو گئی تب انہوں نے پڑیا کو دونوں ہاتھوں سے اٹھایا، اچھی طرح لپیٹا اور خود صفیہ کے بیگ میں رکھ دیا۔ بیگ صفیہ کو دیتے ہوئے بولے، محبت تو کسٹم سے اس طرح گزر جاتی ہے کہ قانون حیران رہ جاتا ہے۔ وہ چلنے لگی تو وہ بھی کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے، جامع مسجد کی سیڑھیوں کو میرا سلام کہیے گا، اور ان خاتون کو یہ نمک دیتے وقت میری طرف سے کہیے گا کہ لاہور ابھی تک ان کا ہی وطن ہے اور دہلی میرا، تو باقی سب کچھ رفتہ رفتہ ٹھیک ہو جائے گا۔ صفیہ کسٹم کے جنگلے سے نکل کر دوسرے پلیٹ فارم پر آ گئی اور وہ وہیں کھڑے رہے۔ پلیٹ فارم پر اس کے بہت سے دوست، بھائی، رشتے دار تھے۔ حسرت بھری نظروں، بہتے ہوئے آنسوؤں، ٹھنڈی سانسوں اور بھیجے ہوئے ہونٹوں کے بیچ میں سے کاٹتی ہوئی ریل سرحد کی طرف بڑھی۔ اٹاری میں پاکستان پولیس اتری، ہندوستانی پولیس سوار ہوئی۔ کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کہاں سے لاہور ختم ہوا اور کس جگہ سے امرتسر شروع۔ ایک زمین تھی، ایک زبان، ایک سی صورتیں اور لباس، ایک سا لب و لہجہ اور انداز، گالیاں بھی ایک ہی سی تھیں جن سے دونوں بڑے پیار سے ایک دوسرے کو نواز رہے تھے۔ بس مشکل صرف اتنی تھی کہ بھری ہوئی بندوقیں دونوں کے ہاتھوں میں تھی۔ امرتسر میں کسٹم والے فرسٹ کلاس والوں کے سامان کی جانچ ان کے ڈبے کے سامنے ہی کر رہے تھے۔ صفیہ کا سارا سامان دیکھا جا چکا تو وہ اس نوجوان کسٹم افسر کی اور بڑھی جو بات چیت اور صورت سے بنگالی لگتے تھے۔ دیکھیے، میرے پاس نمک ہے تھوڑا سا۔ اس نے ہینڈ بیگ کھولا اور وہ پڑیا ان کی طرف بڑھاتے ہوئے، اٹکتے، جھجکتے، ہچکچاتے ہوئے ان کو سب کچھ کہہ سنایا۔ انہوں نے سر جھکا لیا، سنتے رہے، بیچ بیچ میں سر اٹھاتے، غور سے اسے دیکھتے اور پھر سننے لگتے۔ بات پوری ہو گئی تو انہوں نے ایک بار پھر صفیہ کو اوپر سے نیچے تک دیکھا، دھیرے سے بولے، ادھر آئیے ذرا۔ چلتے چلتے انہوں نے ایک دوسرے سے کہا، ان کے سامان کا دھیان رکھیے گا۔ پلیٹ فارم کے سرے پر ایک کمرہ تھا، وہ اندر گھسے۔ صفیہ داخل ہوتے ہچکچائی، وہ مسکرا کر بولے، آئیے آئیے نا۔ جیب سے رومال نکال کر انہوں نے کرسی کو جھاڑا اور بولے، بیٹھیے، ارے بیٹھیے نا۔ صفیہ نے پڑیا اور بیگ کو میز پر رکھ دیا۔ باہر کی طرف جھانک کر انہوں نے ایک پولیس والے کو اشارہ کیا۔ صفیہ کے پیر تلے کی زمین کھسکنے لگی، اب کیا ہوگا؟ 2 چائے لاؤ ذرا، اچھی والی۔ پولیس والا صفیہ کو گھورتا ہوا چلا گیا۔ پھر انہوں نے میز کی دراز کھینچی اور اس میں اندر دور تک ہاتھ ڈال کر ایک کتاب نکالی۔ کتاب کو صفیہ کے سامنے رکھ کر انہوں نے پہلا صفحہ کھول دیا۔ بائیں اور
नजरुल इस्लाम की तस्वीर थी और टाइटल वाले सफ़े पर अंग्रेजी के कुछ धुंधले से शब्द थे। शम्सुल इस्लाम की तरफ से सुनील दास गुप्त को प्यार के साथ, ढाका, सन 1946। तो क्या आप ईस्ट बंगाल के हैं? हाँ, मेरा वतन ढाका है, उन्होंने बड़े फख्र से जवाब दिया। तो आप यहाँ कब आए? जब डिवीजन हुआ तभी आए, मगर हमारा वतन तो ढाका है। मैं कोई 12-13 साल का था, पर नजरुल और टैगोर को तो हम लोग बचपन से पढ़ते थे। जिस दिन हम रात यहाँ आ रहे थे, उसके ठीक 1 वर्ष पहले मेरे सबसे पुराने, सबसे प्यारे बचपन के दोस्त ने मुझे ये किताब दी थी। उस दिन मेरी सालगिरह थी। फिर हम कलकत्ते रहे, पढ़े, नौकरी भी मिल गई, पर हम वतन आते जाते थे। वतन? सफिया ने जरा हैरान होकर पूछा। मैंने आपसे कहा ना, मेरा वतन ढाका है। उन्होंने जरा बुरा मानकर कहा। हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है। सफिया जल्दी से बोली। तो पहले तो बस इधर ही कस्टम था, अब उधर भी सब कुछ गोलमाल हो गया है। उन्होंने चाय की प्याली सफिया की तरफ खिसकाई और खुद एक बड़ा सा घूंट भरकर बोले। वैसे तो डाब कलकत्ता में भी होता है, जैसे नमक यहाँ भी होता है, पर हमारे यहाँ के डाब की क्या बात है। हमारी जमीन, हमारे पानी का मजा ही कुछ और है। उठते वक्त उन्होंने पुड़िया सफिया के बैग में रख दी और खुद उस बैग को उठाकर आगे आगे चलने लगे। सफिया ने उनके पीछे चलना शुरू किया। जब सफिया अमृतसर के पुल पर चढ़ रही थी, तब पुल की सबसे निचली सीढ़ी के पास वो सिर झुकाए चुपचाप खड़े थे। सफिया सोचती जा रही थी, किसका वतन कहाँ है? वो जो कस्टम के इस तरफ है या उस तरफ?